नमस्कार। चलिए आज मिलकर पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा अलग अंदाज में रिवाइज करते हैं। ये कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं है, बल्कि एक फटाफट एमसीक्यू चैलेंज है। इससे हम अपनी तैयारी को परखेंगे और एग्जाम के लिए और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो तैयार है? देखते हैं हम कितने सवालों के सही जवाब दे पाते हैं। अच्छा, तो हमारा सफर 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम शुरू करेंगे भारत की विदेश नीति से, फिर देखेंगे देश बनाने में क्या क्या मुश्किलें आईं, उसके बाद लोकतंत्र के एक बहुत ही मुश्किल दौर को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि हाल के दशकों में भारतीय राजनीति में क्या बड़े बदलाव आए हैं। ये रोड मैप हमारे रिवीजन को बिल्कुल ट्रैक पर रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ। इसमें हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद भारत ने दुनिया में अपनी जगह कैसे बनाई और अपने पड़ोसियों के साथ उसके रिश्ते कैसे रहे। हमारा पहला सवाल भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। स्क्रीन पर देखिए, 1983 के बाद वो कौन सा तमिल संगठन था जिसने एक अलग देश के लिए हथियार उठा लिए थे? थोड़ा सोचिए इस पर। जी हाँ, सही जवाब है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जिसे हम सब लिट्टे यानी LTTE के नाम से भी जानते हैं। ये श्रीलंका के इतिहास का एक बहुत ही हिंसक दौर था, जहां लिट्टे ने तमिल लोगों के लिए एक अलग देश की मांग की। एग्जाम के लिए बस इतना याद रखिए, श्रीलंकाई गृह युद्ध का जिक्र आते ही सबसे पहला नाम लिट्टे का आना चाहिए। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। ये पर्यावरण से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल। इसका मेन मकसद क्या था? ध्यान से सोचिए। और इसका सही जवाब है ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन को कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल एक बहुत बड़ा समझौता था, जहां पहली बार दुनिया के बड़े औद्योगिक देशों ने ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए कानूनी तौर पर अपनी जिम्मेदारी तय की। एग्जाम के लिए ये जोड़ी याद कर लीजिए, क्योटो प्रोटोकॉल मतलब ग्रीन हाउस गैसों पर कंट्रोल। तो अब विदेश नीति से हटकर जरा देश के अंदर की चुनौतियों पर आते हैं। हमारा दूसरा सेक्शन है राष्ट्र निर्माण के मुश्किल दौर पर, जब भारत एक नए देश के तौर पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। ये सवाल एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है। 1962 की लड़ाई का राजनीतिक असर क्या हुआ? सोचिए, उस वक्त हमारे रक्षा मंत्री कौन थे जिन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ी? बिल्कुल सही, वो थे VK कृष्ण मेनन। 1962 में चीन से मिली हार देश के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी और इसकी राजनीतिक जिम्मेदारी लेते हुए उस समय के डिफेंस मिनिस्टर VK कृष्ण मेनन को इस्तीफा देना पड़ा था। तो याद रखिए, 1962 युद्ध का सबसे बड़ा राजनीतिक नतीजा था रक्षा मंत्री का इस्तीफा। अब एक और बड़ा सवाल, 1960 के दशक को खतरनाक दशक या डेंजरस डेकेड क्यों कहा जाता है? उस दौर की बड़ी बड़ी मुश्किलों को जरा याद करने की कोशिश कीजिए। इसे खतरनाक दशक इसलिए कहा गया क्योंकि उस वक्त भारत पर चारों तरफ से मुसीबतें आ पड़ी थीं। सोचिए, एक तरफ गरीबी, दो बड़ी जंगें, खाने की जबरदस्त किल्लत और ऊपर से नेहरू और शास्त्री जी जैसे बड़े नेताओं का निधन। इन सब ने मिलकर देश के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। ये एक मल्टी डायमेंशनल क्राइसिस था। अब हम भारतीय लोकतंत्र के एक बहुत ही नाजुक और विवादित दौर की बात करेंगे, इमरजेंसी। ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। इमरजेंसी के दौरान सरकार ने कई सख्त कदम उठाए थे। उन्हीं में से एक था कुछ संगठनों पर बैन लगा देना। वो कौन से 2 बड़े संगठन थे? सही जवाब है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS और जमात-ए इस्लामी। इन दोनों ही संगठनों को सरकार वैचारिक तौर पर अपना विरोधी मानती थी। तो इमरजेंसी के दौरान किसी भी तरह के संगठित विरोध को दबाने के लिए इन पर बैन लगा दिया गया। ये सवाल इमरजेंसी के बारे में शायद सबसे जरूरी सवालों में से एक है। नागरिकों के किस सबसे बुनियादी अधिकार पर इसका असर पड़ा था? और सही जवाब है मौलिक अधिकार। ये इमरजेंसी का सबसे डरावना पहलू था। सोचिए, जीने के अधिकार जैसे बेसिक राइट्स भी सस्पेंड कर दिए गए थे। इसका मतलब था कि अगर सरकार कुछ भी गलत करती तो आम नागरिक के पास अदालत जाने का रास्ता भी बंद हो गया था। ये लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा हमला था। चलिए अब बात करते हैं भारत के अलग अलग इलाकों से उठी आवाज़ों और आंदोलनों की। इस सेक्शन में हम मिजोरम के केस पर ध्यान देंगे। मिजोरम में अलगाववादी आंदोलन एक बहुत ही अहम घटना रही है। इस आंदोलन की कमान किसके हाथ में थी?
वो कौन थे जिन्होंने मिज़ो नेशनल फ्रंट यानी MNF बनाया था? और सही जवाब है लाल डेंगा। उन्होंने ही मिज़ो नेशनल फ्रंट की नींव रखी थी, जिसने बाद में भारत से अलग होने के लिए एक लंबा सशस्त्र संघर्ष भी किया। एग्जाम के लिए ये जोड़ी हमेशा याद रखिए, MNF और लाल डेंगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। ये जुड़ा है 20वीं सदी के अंत में भारतीय राजनीति में हुए कुछ बहुत बड़े बदलावों से। स्क्रीन पर सिर्फ एक नंबर है, 27%। जरा सोचिए, भारतीय राजनीति में ये नंबर किस ऐतिहासिक फैसले या मुद्दे से जुड़ा है? और ये रहा उसी से जुड़ा सवाल। मंडल आयोग की वो कौन सी सिफारिश थी जिसने पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी, जिसे हम आज मंडल मुद्दा के नाम से जानते हैं? इसका सही जवाब है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 27% आरक्षण। मंडल आयोग की इस एक सिफारिश ने इंडियन पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। जब इसे लागू करने का फैसला हुआ तो देश में जबरदस्त सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल मच गई। तो ये तिकड़ी हमेशा याद रखें, मंडल आयोग, OBC और 27%। और इसी के साथ हमारा ये रिवीजन चैलेंज यहीं खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आज हमने जितनी भी घटनाओं की बात की, चाहे वो इमरजेंसी हो या मंडल कमीशन, आपके हिसाब से किसका असर आज की भारतीय राजनीति पर सबसे ज्यादा दिखाई देता है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इतिहास को आज से जोड़कर ही हम उसे बेहतर समझ सकते हैं। पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं।